बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। ये कहकर इसने 2 सिगरेट सुलगाए और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगा, हमें ये गाड़ी भी अब छोड़ देनी होगी। इस पर हम ज्यादा देर भरोसा नहीं कर सकते। यही मैं सोच रहा था, आबी आगे भी तो वो किसी पुलिस चौकी को खबरदार कर सकते हैं। आबी ने गाड़ी का डैशबोर्ड खोल दिया। इसमें मूर्ति की कई जाती चीजें पड़ी थी। घड़ी थी, एक कलम था, एक रुमाल, प्लास्टिक के एक लिफाफे में बुने हुए चने, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक भी वहीं धरी थी। आबी ने वो खोल कर देखी तो इसमें से मशरकी पंजाब के तमाम सरहदी इजला का एक मुफस्सल नक्शा मिल गया। वो नक्शा हमें इस घड़ी नेमत गैर मुतरकबा नजर आया। आबी की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। बोला, इसे कहते हैं ताइदे ईज़दी। खुदा को ये मंजूर नहीं है कि हम बॉर्डर के इधर जलीलो ख्वार होते फिरें। जरा इसमें देख, खेमकरण को रास्ता किधर से जाता है। तू तो पुलिस में रह चुका है। ये कहकर इसने नक्शा मेरे सामने फैला दिया। मैंने गाड़ी रोककर इस पर नजरें जमा दी। खेमकरण का रास्ता बहुत वाज़ेह था, मगर वो परिंदे की परवाज ऐसा नहीं था। सड़क पर से इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थीं। इनमें बसें भी शामिल थीं और ट्रक भी। कभी कभार कोई कार भी नजर आ जाती थी, मगर बहुत कम। मैंने रास्ते का अंदाजा करके नक्शा तय करके अपनी जेब में डाला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। क्या इरादे हैं अब? हमारे लिए दोहरी मुसीबत है अभी। इस मूर्ति ने हमारा हुलिया भी अपने लोगों को बता दिया होगा। इन्हें ये भी मालूम है कि हम खेमकरण जा रहे हैं। टैक्सी का नंबर भी इन्हें याद है। मेरा ख्याल है कि हम किसी मुनासिब जगह पर इस टैक्सी को छोड़ देते हैं। मैं तो कितनी देर से यही बकवास कर रहा हूँ, मगर तुम समझ ही नहीं रहे। अब मैं यही करता हूँ, तुम एक सिगरेट और सुलगाओ। अगर सिख कभी अपना अलग मुल्क बना लिया ना, तो याद रखना कि एक दूसरे को करपाने घोंपते फिरेंगे। वो क्यों, पागल थोड़ी हैं, बड़े तेज लोग हैं ये, हर काम में माहिर हैं। अबे, जहाँ हुक्के तंबाकू की भी पाबंदी हो, वो जगह भी कोई रहने के काबिल होती है। वहाँ के लोग जल्दी पागल हो जाते हैं। हाँ यार, तू ठीक कहता है, इनके साथ भी यही होगा। शराब ये ज्यादा कशीद करते हैं और सिगरेट मना। लानत बेज इन पर। चल दफा कर। देख, मैं ये दरख्त की ओट में ले जाकर ये गाड़ी छोड़ देता हूँ। हाँ, ये बेहतर रहेगा। मोड़ दे इस तरफ इसे। कुछ ही देर बाद मैंने गाड़ी दरख्तों की आड़ में ले जाकर छोड़ दी और अपनी तमाम चीजें संभाल कर हम वहाँ से चलकर सड़क पर जा ठहरे। कुछ ही देर बाद हमें एक बस मिल गई। वो फिरोजपुर जा रही थी। हम इसमें सवार होकर आगे चल दिए। फिरोजपुर पहुंचकर हमने एक टैक्सी किराए पर ली और शाम को 7 बजे के करीब हम खेमकरण जा पहुंचे। मगर आबी ने इस कस्बे के अंदर जाने के बजाय टैक्सी का रुख एक गांव की तरफ मोड़ दिया। इस गांव का पता इसने 2 राहगीरों से पूछा था। इस गांव का नाम मुस्टम था। अच्छी तरह याद है, खेमकरण से वो कोई 6-7 मील दूर था। जब वहां पहुंचे, इशा का वक्त गुजर चुका था। आबी ने ड्राइवर को किराए के 20 रुपए इनाम के तौर पर भी थमा दिए। वो बेचारा दुआएं देता हुआ रवाना हो गया। गांव के गिर्द ऊंचे दरख्तों ने घेरा डाल रखा था और सब के सब दरख्त आम और शहतूत के थे, जिनसे गांव के लोग फल और साया दोनों काम लेते थे। आबी ने गांव में दाखिल होते ही एक आदमी से तेज बहादुर के घर का पता पूछा और वो सितम जरीफ ऐसा मुसाफिर नवाज था कि हमें तेज राम के घर तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ही चल दिया। आजिज़ी और इनकिसारी के कोई बेमिसाल नमूना था वो आदमी। वो कोई 200 कदम हमारे साथ चला, मगर वो बस हमारे कदमों में बिछा जाता था। अपनी बातों से इसने हमें मोह लिया था। बात पर वो हमें सरकार, हजूर, महाराज, सरदार साहब और खुदा जाने क्या कुछ नहीं कह रहा था। वो हमें बता रहा था कि तेज राम इनके गांव का साहूकार है, बड़ा कारोबार है इसका। इलाके के 7 गांव की हर फसल वो खरीद लेता है, पूरी की पूरी। ख्वाह गंदम हो ख्वाह कपास, किसानों को वो सरकारी शरह के मुताबिक
मुताबिक रकम अदा करता है। इसमें इसे कई बार नुकसान भी हो जाता है मगर वो परवाह नहीं करता। गांव की कई बेवाओं का खर्च इसने उठा रखा है। एक स्कूल इसने वहां कायम किया। अब इसने वहां रेशम के कपड़े का काम भी शुरू कर दिया है। इसकी वजह से तो इस इलाके में खून सा बरसता है। वो आदमी जिसका नाम गिरधारी लाल था हमें यही बता रहा था। जब वो शख्स हमें तेजराम के दरवाजे पर लेकर पहुंचा तो बोला, महाराज इधर इस हवेली में हजूर मेरी स्त्री मुझे वापस दिला दें। वो रोने लगा था। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी स्त्री को क्या हुआ? इधर किसने बंद किया है उसे? मैंने गिरधारी लाल को अंधेरे में बाजू से पकड़कर तेजराम के दरवाजे से दूर ले जाकर पूछा, हजूर क्या अर्ज करूं? बहन की शादी पर मैंने लाला तेजराम से 5,000 रुपए कर्जा लिया था, बस वो उतार ना सका और अब मेरी स्त्री कमला देवी को लाला जी ने अपनी सेवा में रख लिया है। वो असल भी अदा कर रही है और ब्याज भी 2 साल हो गए महाराज, पर सरकार वो मेरी कमला देवी को वापस नहीं आने देते। कहते हैं अभी 2,500 ही वसूल हुआ है। वे बेड़ा गर्क, ऐसा कुत्ते का पुत्र है ये लाला। यार ये कैसी दुनिया है, हद हो गई। आप भी तिलमिला उठा। देख गिरधारी लाल, तू अभी 1 घंटे बाद इधर आ जा और हमारे सामने हमें मुखातब किए बगैर लाला से कहना कि वो तुम्हारी कमला देवी तुम्हें लौटा दे। वो रुपया मांगेगा तो हम चुपके से 3,000 तेरे हाथ पर रख देंगे। भगवान आपका भला करे महाराज, वाहे गुरु आपका झंडा ऊंचा रखे। मैं आ जाऊंगा हजूर, मैं 1 घंटे बाद आ जाऊंगा। इसने हमारे आगे दोनों हाथ जोड़ दिए। चांद बहुत ऊपर आ गया था। कई मैले आंसू वो हमें गिरधारी लाल के रुखसारों पर बहते दिखा गया। ठीक है अब तुम जाओ, ये रात हम इधर गुजारेंगे। आबी ने इसे दिलासा देकर वहां से रुखसत कर दिया। हम अब की बार एक नए और बड़े ही खौफनाक इरादे से तेजराम के दरवाजे पर जा पहुंचे। तीसरी दस्तक पर किसी ने दरवाजा खोल दिया। वो कोई काला बजंग सा उदेड़ उम्र आदमी था जिसने हाथ में लालटेन उठा रखी थी। लाला जी घर पर हैं, इनसे कहो अमृतसर से प्रीतम सिंह का भाई आत्मा सिंह आया है। आबी ने बड़े दबंग लहजे में कहा। अच्छा सरकार, मैं लाला जी को बता देता हूँ। ये कहकर वो दरवाजा भीड़ कर पीछे मुड़ गया। ये तुम आत्मा सिंह कब से हो गए हो? जो मेरे साथ 2 बहरूपिये थे ना, इनमें एक का नाम प्रीतम सिंह था। ये सब गुर मुझे इसने ही समझाए थे। तुम अपना नाम जो पसंद करो इसे बता दो। मेरा नाम शेर सिंह है, गीदड़ सिंह नहीं। हमेशा ऊंची जगह हाथ मारते हो, कोई शेरी दिलेरी दिखाओ तो मानू। आबी ने दबे लहजे में कहा। वो खुशगवार मूड में था। दिखाऊं कुछ दिलेरी? मैंने इसकी गर्दन पर हाथ रखते हुए कहा। इसने तेजी से हाथ जोड़ दिए। नहीं यार, अभी तो माफ ही कर, तू तो मन का ही तोड़ देगा मेरा। इतने में दरवाजा फिर खुला। वो आदमी लालटेन हमारे चेहरों तक ऊंची लाकर बोला, आ जाएं सरकार, लाला जी ने कहा है कि मैं आपको अंदर ले आऊं। हम इस आदमी के पीछे दरवाजे में दाखिल हो गए। सामने एक छोटी सी ड्योढ़ी थी जिसके दाएं बाएं कोई 2.5 फुट ऊंचे चबूतरे से बने थे। गुजरने का रास्ता दहलीज के मतवाजी था। ड्योढ़ी से गुजरकर हम सेहन में पहुंचे तो दाएं हाथ 4-5 चारपाइयां बिछी थी। इनके पास ही मेज पर एक बड़ी सी लालटेन धरी थी। तेजराम के मुलाजिम ने हमें इन चारपाइयों पर बिठा दिया। बोला, इधर बैठे सरकार, लाला जी अभी आते हैं। सेहन के वस्त में एक दीवार खींची थी और लाला जी की रिहाइश दरअसल इस दीवार की दूसरी तरफ थी। कच्ची दीवार पर कोई घनी सब्ज बेल चढ़ी बैठी थी जिसने इसे कमोबेश नीचे से ऊपर तक ढांप रखा था। यार तू इस लाले के पास किस लिए आ बैठा है? ये पीर तुझे मुंडा नहीं दे सकता। मैंने सूरत हाल के सारे पहलुओं का जायजा लेते हुए कहा। मेरी इतला गलत नहीं हो सकती है। मेरा ख्याल है कि मुझे लाने वाला भी इसी रास्ते से लाया था। इसे मैंने बॉर्डर पार कराने के लिए 10,000 रुपए दिए थे। तू जाग रहा है ना? वैसे अबे ये ख्याल की बातें तू मुझे क्यों बता रहा है? और वो 10,000 किसको दिए थे तूने? वो उधर अपनी तरफ भी ऐसा ही एक गांव है, मुझे वहां मेरा दोस्त ताहिया ले गया था। इस गांव का नाम फरीदपुर है। वहां हाकिम अली नाम के एक आदमी ने मुझसे 10,000 रुपए लिए और अपने घर सुला दिया। बोला, मेरे बादशाह बेफिक्र हो जाओ, सुबह तुम इंडिया में होगे। मैं और ताहिया वहां सो गए। सुबह जब मैं उठा तो मैं इस प्रीतम सिंह और इसके साथी अर्जन दास के साथ एक सड़क के किनारे घास पर लेटा था। इन्होंने बताया कि वो
वो सड़क फिरोजपुर जाती है, इन्हीं के साथ मैं एक बस में बैठकर पहले फिरोजपुर पहुंचा और वहां से अमृतसर चला गया। मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं रातों रात इंडिया किस रास्ते से पहुंचा। कमाल करते हो यार, तुझे भांग तो नहीं पिला दी थी उस हाकिम अली ने? बात कुछ ऐसी ही हुई है, शक मुझे भी यही है जलानी। मुझे इन्होंने कोई शय दूध में डालकर पिला दी और मैं सो गया। फिर मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हुआ। इस प्रीतम सिंह से पूछा होता, वो साले कुछ नहीं बता रहे थे। दरअसल इन्हें भी बीच की बात का कुछ इल्म नहीं था। 10-10 हजार वो भी दे आए थे। अच्छा, ये तो अजीब किस्सा सुना रहा है, मुझे जरा संभल के रह, यहाँ रकम बहुत तगड़ी है हमारे पास। मुझे भी इसी रकम की फिक्र लगी है। वो तो दुबई के वीजे से ज्यादा बड़ी रकम ले गया वो साला हाकिम अली मुझसे। अलबत्ता जब मैं यहाँ होश में आया तो मेरी जेब में वो 2000 रुपया मौजूद था जो भारतीय करेंसी की सूरत में हाकिम अली ने मुझे दिया था। वो रकम ताहिए ने बदलवा कर दी थी मुझे अखराजात के लिए। अभी वो ये बात कह ही रहा था कि एक आदमी तंग चूड़ीदार सफेद पजामा और सफेद मालमल का कुर्ता पहने हमारी तरफ आया। वो बड़े ही गठे हुए बदन का मालिक था। उम्र इसकी यही कोई 35-40 के लगभग होगी। रंग इसका सांवला था और सर के बाल इसने पहलवानों की तरह गोट कर मंडवा रखे थे। सत श्री अकाल सरदार साहब जी, आया नु। सत श्री अकाल लाला जी, मेरा नाम आत्मा सिंह है और ये मेरे दोस्त हैं शेर सिंह जी। आया नु जी, आया नु। ये कहकर इसने चारपाई पर छलांग लगा दी। मैं तो समझा कि वो खाट टूट गई होगी, मगर वो इसका बोझ बर्दाश्त कर गई। कैसे आना हुआ सरदार साहब, क्या सेवा करूं मैं आप लोगों की? इसने हम दोनों के चेहरों का बगौर जायजा लेते हुए कहा। हम दरअसल पाकिस्तान जाना चाहते हैं लाला जी। प्रीतम सिंह मुझे आपसे मिलने का मशवरा दिया था। आबी ने कहा, उधर क्यों जाएंगे, क्या काम है वहाँ आपको? बस ऐसे ही एक कारोबारी मामला है। पहले हम उधर बाबा नानक के रास्ते जाते थे, पर अब उधर फौज ने पहरा सख्त कर दिया है, इसलिए आपके पास आए हैं। प्रीतम सिंह ने बॉर्डर का रेट भी बताया होगा आपको? नहीं, उसने तो हमें कुछ नहीं बताया। बहरहाल आपको हम हाजिर हैं। 10 और 10 20 हजार रुपए लगते हैं सरदार जी, इधर से उधर करने के। रकम दे दो तो मैं ये सेवा कर दूंगा। 10-10 हजार हमें मंजूर है लाला जी, मगर सुबह तक हमें पाकिस्तान पहुंच जाना चाहिए। इसकी तो फिक्र न करें सरदार जी, काम हम पक्का करते हैं। आपको हमारे आदमी के साथ ये रात आराम तलाई में गुजारनी होगी। इसके लिए सोने का इंतजाम वहीं होगा। रात को 3 बजे हमारा आदमी आपको बॉर्डर पार करा देगा। तेज राम के खुरे सच्चे लहजे में बाजारी प्रीतम सिंह का नाम सुनकर इसके सारे शिकूक रफा हो गए थे। हम पर मुकम्मल एतमाद करने लगा था। हमें मंजूर है लाला जी, रकम अभी दे दें कि आपका आदमी लेगा? नहीं, रकम तो आप मुझे दे दें, बाकी काम हमारा है कर देगा ये गोइयां। लाला जी ने अपने इस काले बजंग आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो इसी वक्त घर के अंदर से बाहर आया था। मैंने आबी के इशारे पर अपने ब्रीफकेस खोला। इसके भारतीय नोट गिनकर लाला तेज राम के हवाले कर दिए। वो रकम हाथ में लेकर खुश हो गया। बोला, बस अब बेफिक्र हो जाएं, जल भोजन कर लें तो फिर हमारा आदमी आपको ले जाएगा। क्यों ओए गोइयां, इनकी सेवा करेगा तू? सच्चा मैं हाजिर हूँ सरकार। गोइया ने सीने पर हाथ रखकर, इसको भी 100 रुपया फी आदमी के हिसाब से देने हैं। इसको भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने 200 रुपया निकालकर गोइया के हाथ पर रखा। और कुछ? आबी ने पूछा। जी नहीं, बस एक राजदारी हमारा सबसे बड़ा मसला है और मुझे पक्का विश्वास है कि प्रीतम सिंह ने आपको सारी बात समझा दी होगी। जी हाँ, इसने मुझे सब कुछ बता दिया था, बस एक रकम का जिक्र इसने नहीं किया और शुक्र है कि रकम हमारे पास मौजूद है, वरना बहुत परेशान होना पड़ता। प्रीतम सिंह की एक बड़ी रकम मेरे पास पड़ी है। हो सकता है वो इसकी वजह से आपको इस बारे में कुछ ना बता सका हो। बहरहाल आप अब बेफिक्र हो जाएं। जाओ गोइयां, इनके लिए भोजन ले आ। अच्छा लाला जी, मैं अभी जाता हूँ। ये कहकर गोइयां सेहन की तरफ वस्ती दीवार में लगे दरवाजे की तरफ बढ़ा तो अचानक बाहर किसी ने जोरदार तरीके से बड़ा दरवाजा खटखटाया। गोइयां तेजी से इधर लपका। जब वो 3-4 मिनट बाद लौटा तो बोला, लाला जी वो गर्दारी लाल आया है, कहता है आपसे मिलकर ही जाऊंगा।
अच्छा मुझसे क्या काम है, उसे बुला अंदर, उसे ड्यूटी में बात करता हूँ मैं इससे। ये कहकर तेज राम उछलकर चारपाई से उतरा और रकम कुर्ते की जेब में ठोंस कर ड्यूटी की तरफ लपका। इस अरसे में गोया गिरधारी लाल को ड्यूटी में ला चुका था। गिरधारी वहां रुकने की बजाय सीधा सहन में निकल आया और तेज राम को सामने देखकर बोला, लाला जी मेरी धर्म पत्नी पर कब तक जुल्म करोगे? उसे वापस कर दो। इसे कब तक बांदी बनाकर रखोगे? बकवास न कर गिरधारी, तू फिर ज्यादा पी आया है, इसे बाहर निकाल। गोया धक्के मारकर और सुबह थानेदार जसवंत सिंह से कह आके वो जरा इसका दोबारा मक्कू ठप दे। ये कहकर तेज राम हमारी तरफ लौटने लगा तो गिरधारी लाल हाथ जोड़ता हुआ हमारी तरफ लपका, बोला, मेरे सहाया गुरु महाराज, अन्याय हो रहा है। मेरी धर्म पत्नी को लाला जी ने गिरवी रखा हुआ है। क्या बात है भाई जी, कुछ हमें भी बताओ, ये कौन आदमी है? लाला जी ये तो बड़ा ही दुखी मनुष्य नजर आता है हमें। आबी ने गिरधारी की तरफ देखते हुए कहा, ऐसे ही पागल हो रहा है ये साला। इसने हमसे 5 साल पहले 5,000 रुपए कर्ज लिए थे। प्रो नोट में ये बात उसने लिख दी थी कि अगर 3 साल के अंदर ये रकम न दे सका तो फिर घर में सेवा के लिए ये अपनी पत्नी को 5 साल के लिए भेज देगा। सो इसकी पत्नी हमारे घर में काम करती है। अब तक वो 2,500 का काम कर चुकी है, बाकी 2,500 की वो सेवा कर देगी तो हम इसे वापस कर देंगे। ये रस्म तो हमारे पुरखों से चली आ रही है और ये साला शोर मचाता रहता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं लाला जी? पता है आपको ये कौन सी सदी है? दफा करें जी, इस किस्से पर मट्टी डालें। गोया निकाल दे इस गिरधारी को, मार जूते इसके सर में। ये कहकर तेज राम हवेली के अंदर की तरफ जाने लगा तो मैंने रकम निकालकर आबी को दे दी। वो उठकर गिरधारी के पास जा पहुंचा। रकम गिरधारी की हथेली से लगी ही थी कि उसके लहजे में बला का अज़म झलकने लगा। वो चीख कर बोले, ओए लाले, ये ले अपने मुंह की कालक, ये 3,000 रुपया और कमला देवी को अभी और इसी वक्त बाहर ले आ। सुन रहा है तू के नहीं? तेज राम वहीं रुक गया। वो हैरान रह गया था। इसके वहमो गुमान में भी ये बात न आ सकती थी कि हमने वो रकम इसे मुहैया की है। बेयकीनी के से अंदाज में बोला, रकम तेरे पास कहाँ से आई? बदमाश, तू इतना ही गैरतमंद होता तो इतने साल न गुजर सकते थे। देख गोया इसके पास क्या है। ये कहकर तेज राम चारपाई पर बैठ गया। गोया ने गिरधारी के हाथ से लेकर रकम गिनी और बोला, ये 3,000 रुपए हैं लाला जी। ठीक है, जाओ कमला को दूसरे दरवाजे से निकाल कर इसके हवाले कर दो। ले जाओ इसे अपने साथ। गोया उस आदमी को साथ लेकर मकान के अंदर चला गया। वो दरवाजे में गायब हुआ तो तेज राम भी उसके पीछे लपका। अब हम दोनों वहाँ तन्हा रह गए थे। आबी भी हैरान हो रहा था और मैं भी। हम दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को यूं ताक रहे थे जैसे पहचानने की कोशिश कर रहे हों। आबी सर को झटका देकर बड़े ही हसरत भरे लहजे में बोला, यार ऐसे ऐसे चक्रात भी इस दुनिया में चलते रहते हैं, अल्लाह माफी दे। हाँ बच्चे, मुफलिसी बहुत बड़ी लानत है। कख आदमी को तो तू खरबूजे के एवज खरीद सकता है। तू मारदाड़ पर कैसे उतर आया था? कभी सोचा है तुमने कि मुझे इस हाल को किसने पहुंचाया है? मुझसे मेरी सन के बर की कीमत किसने मांगी थी? हमारे ताया जी ने जहेज में 1 लाख रुपया नकद मांगा था हमसे। बस मैं इसी दिन मत्थे से उखड़ गया था। ये कमला देवी तो तूने सिर्फ 3,000 में छुड़ा दी। अपने इससे लाले का दिल भर चुका होगा, वरना वो इतनी जल्दी उसे वाह गुजार न करता। ये आबी ने कहा। वो अभी तक किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। कुछ ही देर बाद गोया वापस आ गया। वो हमारे लिए एक बड़े से थाल में रखकर खाना ले आया था। इसमें 3 किस्म की सब्जियां थी। बेसन की फुल्कियां अलग थीं और गंदम की अलग, सब्ज मिर्च, खीरा और कई किस्म की चटनियां भी थीं। थाल में रखी थी। आम और लीमू का अचार भी गोया साथ रख लाया था। वो सब कुछ बड़े करीने सलीके से पकाया गया था, जिससे पता चलता था कि लाला तेज राम के घर की अंदरूनी हालत बहुत मुस्तहकम है और वहाँ कोई ऐसी अफरा तफरी और अबतरी नहीं है। ये सब कुछ किसने पकाया है गोया? लाला जी की एक नौकरानी है जसवंती, रसोई खाने का काम वही करती है। उसने कमाल कर दिया है गोया, क्या खूब पकाती है वो। आबी ने
हर शय को बारी बारी चखते हुए कहा, हम दोनों को भूख ने न डाल कर रखा था, वो खाना हमने खूब पेट भरकर खाया। पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि अगर ढंग से खाना पकाया जाए तो जरूरी नहीं कि हर दस्तरखान पर गोश्त मौजूद हो, इसके बगैर भी कामो दहन की तवाज़े हो सकती है। जब हम खाना खा चुके और गोइयां बर्तन अंदर पहुंचाकर वापस आया तो बोला, अब आप चलो महाराज, मैं आपको रामतलाई पहुंचा दूं। 2 घड़ी आराम कर लें तो फिर पिछले पहर आपको हम मंजिल पर पहुंचा देंगे। लाला जी से मुलाकात नहीं हो सकेगी अब। नहीं, वो तो अब बिस्तर पर लेट गए हैं, आप फिक्र न करें, चले मेरे साथ। हम अपने आप को संभालते समेटते हुए वहां से उठे और गोइयां के साथ तेजराम के घर से निकलकर खेतों की तरफ चल दिए। रामतलाई मगरबी सिमत में किसी जगह का नाम था। आबी ने दबी जुबान में पूछा, तेरा वो चोपशा है ना तेरे पास? हाँ, इसकी फिक्र न कर, वो मेरे पास है। उधर जगत सिंह के हाँ बहुत काम लिया मैंने उससे। गोइयां हमारे आगे आगे चल रहा था। आबी मेरे जवाब से मुतमिन होकर बोला, यार गोइयां तो किसी तोप में रखकर उधर पहुंचाएगा। ऐसा कौन सा गुर है तेरे पास? आदमी को मक्खी तो नहीं बना देता तू? गोइयां आबी की ये बात सुनकर हंसा, बोला, ये बात नहीं है महाराज, ये बॉर्डर की लकीर ऐसी चली है कि रामतलाई जो दरअसल एक छोटा सा मंदिर है, बॉर्डर से बस सिर्फ आधा मील इधर रह गया है। उधर मंदिर के साथ एक मुसाफिर खाना बना हुआ है। यात्री लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं क्योंकि मंदिर के साथ जो तालाब है ना, उसमें नहाने से पुरानी तार चंबल खारिश दूर हो जाती है। इसका पानी एक ऊंचे हौज में भरकर यात्री सामने बने गुसल खाने में टूंटी के नीचे बैठकर नहाते हैं। मगर ये मेरी बात का जवाब तो नहीं, हमें तो कोई खारिश खुजली नहीं होती। आबी ने चिढ़कर कहा, आपके मर्द का इलाज दूसरी तरफ से होगा, बस कुछ आप पिछले पहर खुद देख लेंगे। मैं अपने मुंह से क्या बताऊं? ये कहकर वो खामोश हो गया। कोई आधा घंटे के बाद हम रामतलाई मंदिर के सामने खड़े थे। गोइयां ने मंदिर के मुसाफिर खाने का एक कमरा हमारे लिए खोल दिया। उसमें मुसाफिरों की सहूलत के लिए 2.5 फुट चौड़े हल्की चारपाइयां बिछी थी। दाएं हाथ एक साफ सुथरा कड़ा गडोंची पर धरा था। मालूम ये होता था कि वहाँ चांद की आखिरी तारीखों में मुसाफिरों का तांता बनता था। आम दिनों में इधर कोई आता था। इस दिन भी वहाँ बहुत कम लोग आए हुए थे। गोइयां मंदिर के सभी लोग जानते थे और इससे वो बड़ी इज्जत से पेश आ रहे थे। हमें तो इसने किसी से नहीं मिलाया। हमारे लिए बिस्तरों का इंतजाम भी इसने खुद ही किया, मगर कमरों में हबस की वजह से वहाँ सोना मुश्किल नजर आ रहा था। इस परेशानी का हाल गोइयां ने उसने हल्की 3 चारपाइयां इस कमरे के सामने खुली जगह पर रखवा दी। हम जब अपनी अपनी चीजें पूरी तरह संभाल कर बिस्तर पर लेटे तो महसूस ये हुआ कि थकन से हम चूर चूर हो रहे हैं, लेकिन मैं सोकर गुजारना नहीं चाहता था। वजह इसकी ये थी कि मेरे पास एक माकूल रकम मौजूद थी जिसे मैं किसी माकूल वजह के बगैर हाथ से खोना नहीं चाहता था। मेरा इरादा ये था कि मैं रकम पाकिस्तान पहुंचने के बाद आबी के हवाले कर दूंगा। इस बेचारे के पास इन दिनों कुछ भी नहीं था। मेरी वजह से वो बहुत अरसे से अपने असल पेशे से भी दूर हो चुका था और यूं इसकी आमदनी के सारे ही जराए थम चुके थे। अब इसकी सारी जरूरतें ताहिया ही पूरी करता था और मुझे इसी वजह से आबी से शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी थी। अभी हमें चारपाइयों पर लेटे 15-20 मिनट ही गुजरे थे कि गोइयां जो मंदिर के अंदर जाकर किसी से गपशप लड़ा रहा था, भागता हुआ हमारे पास पहुंचा और बोला, महाराज आप कमरे में हो जाएं, यही बेहतर है। किसी की नजर में आए बगैर ही पिछले पहर हम यहाँ से चलेंगे। ठीक है भाई, चल हमें तो कमरे ही में लिटा ले, तेरे हाथ जो आ गए हैं आज, आबी ने जेद चोकर कहा। कमरे में जाकर गोइयां भी हमारे पास ही लेट गया। नतीजा ये निकला कि हम आपस में कोई बात भी खुलकर न कर सके। अभी 10 मिनट भी न गुजरे थे कि आबी गहरी नींद में खो गया। मेरा भी यही हाल हो रहा था। मेरी आंखें मुंदी जा रही थी, मगर मैं किसी भी तरह नींद से मगलूब नहीं होना चाहता था।
मैंने गोया को आवाज दी तो मालूम हुआ कि वो भी सो चुका है। कमरे में सरसों के तेल का दिया जल रहा था, इसे बुझा देना ही हमने बेहतर समझा। इसके बाद में बड़ी आहिस्तगी से कमरे से निकलकर मंदिर के इस हिस्से में जा पहुंचा जहां मुसाफिरों के लिए भोजन पकता था। रसोई खाना खासा कशादा और साफ सुथरा था। 2 आदमी वहां बैठे चाय पी रहे थे। दिन भर का काम इन्होंने खत्म कर लिया था। मुझे सामने देखकर एक आदमी बोला, आओ सरदार जी, क्या हुक्म है, कोई सेवा बताएं, आप गोइया के साथ आए हैं। हाँ यार, मुझे दरअसल चाय की तलब है, सारा बदन दुख रहा है, मिल सकती है चाय? मैंने उनके पास एक मुंडे पर बैठते हुए कहा, क्यों नहीं, चाय तो हमने अभी बनाई है, हम भी बहुत थक गए थे। भाई ईशरे एक प्याला सरदार साहब को भी भर दे। इस आदमी ने अपने साथी से कहा। मैं चाय पीकर दरअसल नींद से छुटकारा हासिल करना चाहता था। मुझे यकीन हो चला था कि गोया ने जो खाना हमें खिलाया है इसमें कोई नींद आवर शय इसने खासी मिकदार में मिला रखी थी, जो आहिस्ता आहिस्ता आदमी को अपने शिकंजे में जकड़ती थी। मेरा भी यही हाल हो रहा था। वो बहुत मीठी सुहानी नींद थी जो मेरी आंखों पर झुकी चली आती थी, मगर मैं उसे गले से नहीं लगा सकता था। सैकड़ों वसवसे मेरे दिल में उभर रहे थे और महसूस ये हो रहा था कि हम वहां महफूज नहीं हैं। रसोई खाने से चाय के 2 बड़े बड़े प्याले पीकर मैं जब कमरे में वापस पहुंचा तो गोइया की आवाज मुझे सुनाई दी। आप सोए नहीं अभी तक सरदार जी, कहाँ निकल गए थे? बस ऐसे ही यार, यहाँ दम घुट रहा था, हवाखोरी के लिए मैं बाहर चला गया था, मगर अब तो नींद ने जकड़ लिया है, मैंने बिस्तर पर दम से गिरते हुए कहा। गोइया ने कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता कोई 10 मिनट बाद उसने बिस्तर से उठकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। रात गहरी हुई तो कमरे का हबस किसी हद तक कम हो गया। रोशनदानों और खिड़कियों की राह से ताजा हवा बराबर आ रही थी। मैं नींद की राह में जितने बांध सकता था बांध कर सख्ती से खुद को बेसुध होने से रोकता रहा। रात के उस वक्त 2 बज रहे थे। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। गोइया जाग ही रहा था। उसने उठकर कुंडी खोल दी। कोई आदमी तेजी से अंदर आ गया। बोला, सवारियां तैयार हैं कि नहीं? बिल्कुल तैयार हैं, मगर यार इनके पास रकम बहुत तगड़ी है। ये बेअसूली की बात न कर गोइया, इनकी रकम इनके साथ ही जाएगी। जब हम 10,000 ले चुके हैं तो और क्या चाहिए हमें? इस आदमी ने तलख लहजे में कहा। गोइया मुंजमद होकर रह गया। बोला, ठीक है मूलचंद जी, मेरा क्या है, मैं तो तुम्हारे ही फायदे की कह रहा था। सोया मोया बराबर होता है। मैंने रात के भोजन में इनका काम बराबर कर दिया था। बस ठीक है, इनको ट्राली में लिटा दे। यार पहले तो सुरंग का दरवाजा तो खोल, ऐसे ही बोंगी मारता जा रहा है। ट्राली कहाँ है यहाँ? गोइया ने चिढ़कर कहा। वो मूलचंद से खुश नहीं हो रहा था। मूलचंद ने माचिस की तीली जलाकर सामने की दीवार के वस्त में लगा दरवाजा खोल दिया। फिर वो हम दोनों को अच्छी तरह हिला जुलाकर देखने के बाद बोला, दोनों नींद में धुत हैं, ले ये दिया सलाई अंदर ले जाकर बड़ी लालटेन जला दे। गोइया ने इसके हुक्म की तामील कर दी तो वो दोनों पहले तो आबी की चारपाई समेत उठाकर अगले कमरे में ले गए। चंद ही लम्हों बाद एक खाली चारपाई लाकर गोइया ने इसकी असल जगह पर डाल दी। इसके बाद वो दोनों मेरी तरफ बढ़े और मेरी चारपाई को सरहाने पाइंती से उठाकर वो अगले कमरे में ले गए। इन्हें मेरे सांस की ढीली डाली आमदोरफ्त और मेरी नींद में लुढ़कते बदन को देखकर यकीन हो गया था कि मैं गहरी नींद में हूँ। गोइया ने मुझे जानबूझकर चारपाई से उठाने से पहले टोने की कोशिश की। मैंने ब्रीफ केस का दस्ता रुमाल से कसकर गर्दन के साथ बांध रखा था। पिस्तौल मैंने नेफे में उड़स लिया था। जो ही गोइया ने मेरी जेब में हाथ डालने के बाद दूसरा हाथ नेफे की तरफ बढ़ाया, मूलचंद ने उसे टोक दिया। बड़े गुस्से में बोला, ओए चमार की औलाद, तू जलील कराएगा हमें, मुझे भी और लाला जी को भी। पता है उधर सुरंग की दूसरी तरफ कौन बैठा है? और आदमी हमेशा नींद में नहीं रहता, तू ये धंधा ठप करवाएगा। अच्छा बाबा अच्छा, उठा फिर इसे लिटा दे ट्राली में, गोइया ने जल बुनकर कहा। चंद ही लम्हों बाद उन दोनों ने मुझे चारपाई पर से उठाकर एक लोहे की चादर पर लिटा दिया। मेरे पहलू में आबी लेटा हुआ था और वहाँ शायद 2 से ज्यादा आदमियों के लिए गुंजाइश ही नहीं थी। मेरा चेहरा अभी तक रोशनी में था। यही वजह थी कि मैं एक साथ के लिए अपनी बंद आंखों में जुरी तक न बना सका। मुझे नहीं मालूम
हो सका था कि मूलचंद की सूरत कैसी है, और वो मेरा मौसम था। मैं उसे देख लेना चाहता था। चंद ही साहतों के बाद मुझे महसूस हुआ कि लोहे की इस ठंडी चादर के नीचे घुमर घुमर होने लगी है। वहाँ कोई पहिए लगे थे जो किसी आहनी पटरी पर आगे सरकने लगे थे। अच्छा भाई गोइया, मैं जा रहा हूँ। अब लाला जी से कहना कि मैं कल शाम को वापस आदमी लाऊंगा इधर से सवारियां लेकर। चंद ही लम्हों बाद ट्राली पटरी पर चलती हुई अंधेरे में गुम होने लगी और फिर मेरे सामने हर शय तारीकी में डूब गई। मगर नहीं, ट्राली में कोई बहुत ही जदीद किस्म का हल्का फुल्का इंजन लगा था जिसे मूलचंद ने चला दिया तो एक बार फिर मुझे हर तरफ रोशनी सी फैलती महसूस हुई। मूलचंद हम दोनों के वस्त में औंधे मुंह लेटकर ट्राली को आगे बढ़ा रहा था। इसकी रफ्तार अगरचे बहुत आहिस्ता थी मगर इसमें मखसूस किस्म का तवातर और बाकायदगी पाई जाती थी। उस वक्त तक मेरा अंदाजा है कि वो ट्राली कोई 1.5 फरलांग तक आगे बढ़ी थी। मैंने इस दौरान यही कोशिश की कि अपनी किसी हरकत से ये जाहिर ना होने दूं कि मैं जाग रहा हूं, मगर वो हम दोनों के बीच में औंधा मुंह लेटा हुआ था। या तो इसकी छठी इस बहुत तेज थी, फिर मेरे सांसों की रफ्तार से वो चौंक गया। उसने ट्राली एकदम रोक दी। मैं इस कोशिश में था कि खुद को नींद में धुत जाहिर करूं, मगर मेरे हिसाब की यही गलती मेरे लिए मोहलक साबित हुई। मेरी आंखें मुंदी थी मगर ट्राली पर लगे बल्ब की रोशनी पपोटों के अंदर दंसी आती थी। मैंने सोचा भी कि आंखें खोलकर मूलचंद से निमट लूं, मगर मैं अभी कोई फैसला भी न कर पाया था कि मेरे बाजू में कोई तेजदार चीज यूं उतरी जैसे किसी ने खंजर दे मारा हो, और उसके चंद ही सानियों बाद मैं मुकम्मल तौर पर बेसुध हो चुका था। इस मूलचंद ने अपने जहन में उठते हुए तमाम खदशात को खत्म कर देने के लिए मुझे भी बेहोशी का टीका लगा दिया था और आबी को भी। जब मुझे होश आया तो मैं इस वक्त मकई के एक खेत के किनारे घास पर पहलू के बल लेटा था, यूं कि मेरा ब्रीफ केस मेरे लिए तकिया बना हुआ था और मेरा सारा बदन थकन से चूर हो रहा था। हाथ पांव हलाने की भी सकत नहीं रह गई थी। ये भी पता नहीं चल रहा था कि वो शाम का झटपटा है कि सुबह का मुल्कजा अंधेरा। फजा सुरमई सी नजर आ रही थी। मैंने बड़ी मुश्किलों से खुद को संभाल कर पहलू बदला तो दाएं हाथ मुझे आबी नजर आया। वो मुझसे चंद कदम दूर घास पर औंधे मुंह लेटा था। इसे इस हाल में देखकर मेरा दिमाग उलटने लगा। मैं तड़प कर इसके पास जा पहुंचा। वो अभी तक बेसुध पड़ा था और लिबास उसका भी मेरी तरह मैला चिकट हो रहा था। इसे होश में लाने के लिए मैंने बड़े जतन किए, मगर वो तो मुर्दों से शर्त बांध कर सोया था। उसे होश ही नहीं आ रहा था और हमारी गर्दो पेश अंधेरा दबीज होने लगा था, जिसका मतलब ये था कि शाम हो रही थी और हम पर से एक सुबह मुकम्मल तौर पर गुजर चुकी थी। सुरंग से बाहर निकालकर इस मूलचंद और इसके गुर्गों ने हमें वहां फेंकवा दिया था। हमारे साथ वही कुछ हुआ था जो आबी को सरहद के इस पार पेश आ चुका था। चंद कदम के फासले पर पानी का एक खाला बह रहा था। मैं आबी को घसीट कर इसके किनारे तक ले गया और फिर ठंडे पानी से जब मैंने इसका मुंह धो डाला और सर भी पानी में डुबो दिया तो इसने जुर्जरी लेकर आंखें खोल दी। ओए चामे, तू उठ भी जाएगा अब के नहीं? तू तो बॉर्डर क्रॉस करवा रहा था मुझे। ये कौन सी जगह है भाई? ये क्या हुआ है हमें? तेरा भी हुलिया बिगड़ा जा रहा है और ये खेत कहाँ से आ गए? जरा होश में आजा बच्चे। उधर हमारे साथ पता नहीं क्या क्या हो गया है। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। ये बता तू उधर क्या कर रहा है? तुझे तो मैंने राम तलाई के मंदिर में सुलाया था। वो गोइयां कहाँ है? आबी ने पानी अपने बालों से निचोड़ते हुए कहा। मैंने वो सब कुछ आबी को बता दिया जो मुझे मालूम था। वो हैरान सा होकर मेरा मुंह तकता रहा। चांदनी इस घड़ी खेत करने लगी थी। यार, इसका मतलब ये हुआ कि हमें भी उस रोज इसी सुरंग की राह से उस हाकम अली ने बेहोश करके पार लगा दिया था। ये हाकम अली कौन है? मुझे तो अभी इसके पास ले चल। फरीदपुर में रहता है। मगर तूने अपना खीसा देख लिया है ना? रकम तो नहीं ले गए वो? उसकी ये बात सुनते ही मैंने ब्रीफ केस खोल दिया। रकम इसमें जूं की तू मौजूद थी, अलबत्ता उसमें एक रुका किसी ने डाल दिया था। आबी ने उसे देखते ही झपट लिया। बोला, जरा तीली जला देखूं तो क्या लिखा है इसमें। मैंने जेब से माचिस निकालकर एक तीली सुलगाकर आगे कर दी। आबी रुके की इबारत पढ़ने लगा। लिखा था, मित्रों,
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਸਾਬਤ ਸਾਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਰਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਾਈ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ रहे ने, ता जे तहाड़ा कोई नुकसान न होवे। आबी ने रुका लपेट लिया। तीली भी जलकर मेरा हाथ जलाने लगी थी, उसे मैंने दूर फेंक दिया। हालत हमारी ये थी कि ना मेरे सर पर केस थे न मुंह पर दाढ़ी। यही हाल आबी का था। इसके बहरूब का सारा छिलका वो उतार कर ले गए थे। सबसे ज्यादा हैरत की बात ये थी कि मेरी जेब में पाकिस्तानी ब्रांड के सिगरेटों के 2 पैकेट मौजूद थे। वो भी मेरा ख्याल है कि इन लोगों ने हमारी सहूलत के लिए वहां रख दिए थे। ये रुका इस मूल चंद ने लिखा होगा। आबी ने कुछ सोचते हुए कहा, ये पंजाबी का टांका वही लगा सकता था, मगर यार हम तो बुद्धू बनकर रह गए। मैंने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाते हुए कहा। आबी ने वो सिगरेट देखा तो खुश हो गया, इसका चेहरा खिल उठा। बोला, यार ये बादे बहारी पहले मेरे सीने में चला, मैं तो उधर तरस गया था इस नेमत को। इसने पैकेट मुझसे छीन कर सिगरेट सुलगा लिया और 3-4 गहरे गहरे कश लेकर बोला, यार जलानी वो अच्छे लोग हैं, जरूरतमंदों के काम आते हैं, हमें उनके काम में फटा नहीं डालना चाहिए। उनकी ईमानदारी भी तो देखो, वो मामले के खरे लोग हैं। नहीं अभी ये रास्ता बंद होना चाहिए भाई, ये तो हमारे मुल्क की हिफाजती दीवार में नकब लगाने वाली बात है। उनके मुल्क पर भी तो नकब का असर हो रहा है। मेरा ख्याल है कि ये खुफिया रास्ता खुफिया ही रहने दे, क्या लेना देना है हमें ख्वा मुख्वा इनको छेड़कर। तेरा क्या ख्याल है, तू इनके ठिकाने तक पहुंच सकता है? क्यों नहीं, रामतलाई मंदिर की वो सुरंग फरीदपुर गांव के अंदर बाहर किसी जगह पहुंचकर खुलती है और इसके दरवाजे पर मैं हाकम अली के जरिए पहुंच सकता हूं। आबी ने बड़े पूरी यकीन लहजे में कहा, तो फिर मेरी मान जिस कदर जल्द हो सके पुलिस को इस बारे में खबरदार कर दे। ये सुरंग हमारे लिए, हम सब के लिए जबरदस्त तबाही का सबब बन सकती है। क्या कहते हो यार? वो कोई टैंक तो नहीं गुजार लेंगे? उसमें से ऐसे ही गुनाहगारों ने दोजख की सख्ती से बचने के लिए जन्नत तक सुरंग खोद रखी है। लानत बेज, मैं नहीं पसंद करता ऐसी जबल बतूती को, हुब्बल वतनी को हुब्बल बतूती। मैं इसके लफ्जों पर चौंका। अभी मुस्कुरा दिया, बोला, जब ये इस किस्म के फड्डे पर उकसाए ना तो ये हुब्बल बतूनी हो जाती है, यानी अपने पेट की मोहब्बत। इन्होंने हमें सरहद पार करा दी, बस यही काफी है। तू अगर कुछ नहीं करेगा ना अभी, तो मैं खुद पुलिस को खबर दे दूंगा। ये बहुत जरूरी है। इस बहस पर लानत बेज यार, फिर भी हमें इन लोगों से काम पड़ सकता है, तो यहाँ से किसी तरफ निकलने की सोच। यहाँ तो नहीं बैठे रहेंगे हम, आबी ने उठते हुए कहा। इसका ब्रीफ केस भी उसके पास महफूज था। मैं भी उसके साथ वहाँ से उठ गया। हमारे चारों तरफ दूर दूर तक खेत ही खेत थे। उनके बीचों बीच एक पगडंडी गुजरती थी। उस पर चलते हुए हम खासे दूर निकल गए, मगर रास्ते में हमें कोई आदमी न मिला। ये बड़ी हैरान कुन सी बात थी, क्योंकि खेतों को नहरी पानी पहुंच रहा था और किसी न किसी जगह तो किसी लावे की, किसी खेत मजदूर की झलक हमें नजर आनी ही चाहिए थी। पगडंडी से उतरकर हम एक कच्ची सड़क पर जा चढ़े तो वहाँ हमें लोगों की आमदोरफ्त नजर आई। बैलगाड़ियों का भी वहाँ से गुजर हो रहा था और ढोर डंगर भी। इस सड़क पर पहुंचकर हमने एक आदमी से पूछा कि वो इलाका कौन सा है, तो इसने हमें बताया कि हम अलियानी कस्बे से 2-2.5 मील दूर हैं। इस कस्बे का नाम सुनकर हम शशदर रह गए, क्योंकि हमारा अंदाजा तो इससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। हम समझते थे कि हमें कहीं कसूर के आसपास होंगे, मगर नहीं, मालूम ये होता था कि वो लोग हमें किसी कार टैक्सी में डालकर सुरंग के मुंह से बहुत दूर फेंक गए थे। यार ये तो बहुत बुरा हुआ है। अभी करेंसी भी हमारे पास भारतीय है, फिक्र न कर, हम अभी कसूर जाकर करेंसी बदलवा लेंगे। ऐसे कई लोग मिल जाते हैं वहाँ, बल्कि 2-4 पैसे वो ज्यादा ही दे देंगे। क्या मतलब तेरा ख्याल है कि वहाँ ये करेंसी का कारोबार होता है? बस छुप छुपा के ये धंधा चलता ही रहता है वहाँ। पर मेरा एक शख्स वाकिफ है कसूर शहर में, वो यही काम करता है। बोर्ड इसने दुकान पर सुर्फी का लगा रखा है।
अच्छा ठीक है, पहले तू ये करेंसी बदलवा, फिर मैं कोई और बात सोच सकूंगा। अभी हम वहाँ से कोई 2 फरलांग आगे आए थे कि हम पुख्ता सड़क पर जा चढ़े। वहाँ से बसें गुजरती थीं जो मुसाफिरों को लाहौर, रायविंड और कसूर की तरफ ले जाती थीं। मैंने आबी को बस में बैठने से मना कर दिया क्योंकि जेब में पाकिस्तानी करेंसी नाम की एक अठन्नी भी नहीं थी। वहाँ खड़े हम अभी सोच ही रहे थे कि इस बेसरो सामानी का इलाज क्या करें। एक टैक्सी कार हमारे पास आ ठहरी। मालूम ये हुआ कि अल्लाह का बंदा कसूर ही जा रहा था। हम शुक्र करते फौरन ही इसमें बैठे और कसूर की तरफ चल दिए। इन तमाम मराहल का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो बड़े ही जान गुसल लम्हे थे जिनसे हमें बार बार गुजरना पड़ रहा था। आदमी भटक जाए तो उसे सीधी राह पर आने के लिए उम्रें गुजर जाती हैं। हमारा हाल भी ऐसा ही था। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।